नमस्कार। सुबह के 9 बज गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 50 सीटों पर 808 प्रत्याशी। इस दौर में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का तीसरा दिन। 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। सुषमा स्वराज करेंगी भारत अफ्रीका व्यापार फोरम का उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। छोटा राजन की तरह दाऊद इब्राहिम को भी लाएंगे भारत। आईएस के खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया करेगा सहयोग। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ने दी ट्रेनिंग। उसामा, जवाहिरी, हक्कानी, हाफिज सईद को बताया हीरो। नेपाल में राष्ट्रपति पद का चुनाव आज। 3 उम्मीदवारों में मुकाबला। सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल से विद्या देवी भंडारी और नेपाली कांग्रेस से कुल बहादुर गुरुंग मैदान में। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां तीसरे दौर में 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। बिहार के सियासी समर में आज का दिन बेहद खास है। 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। 6 जिलों की 50 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सारण, वैशाली, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर में आज मतदान हो रहा है। 50 विधानसभा सीटों में से 8 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 12 और 16 अक्टूबर को हुए मतदान के पहले 2 चरणों में मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, 2010 की वोटिंग की तुलना में शुरुआती 2 दौर में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि तीसरे दौर के मतदान में भी मतदाता बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे। राजधानी पटना समेत सारण, वैशाली, नालंदा, भोजपुर और बक्सर जिलों में सुबह से ही मतदान को लेकर वोटरों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वोटर सुबह से ही मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं। 50 सीटों पर हो रहे आज के मतदान में 40 विधानसभा क्षेत्रों में शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 10 विधानसभा सीटों पर 4 बजे तक ही मतदान होगा। तो वोटिंग जारी है। आज 50 सीटें हैं। 6 जिलों की 50 सीटों पर वोटिंग जारी है। अभी तक जो मतदान फीसद हमारे सामने आया है, हम आपको बता दें, उसने 2010 के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उम्मीद यही है कि शाम तक ज्यादा से ज्यादा मतदाता बाहर निकले। चुनाव आयोग ने भी इसके लिए पूरी तरह तैयारियां की हुई हैं। अर्धसैनिक बलों की तैनाती और कई जगह आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। लोगों की हर सुविधा का ख्याल रखा गया है ज्यादा से ज्यादा मतदान फीसद बढ़ाने के लिए। तो कई नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में बंद हो जाएगी। तीसरे चरण में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, बीजेपी के नंदकिशोर यादव, आनंद सिंह, नितिन नवीन जैसे दिग्गजों की किस्मत आज दांव पर लगी है, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। और कांटे की टक्कर में कई राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत, हमने आपको बताया, फंसी है। 2 चरणों का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग ने तीसरे चरण के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की हुई है। 40 विधानसभा क्षेत्रों को क्रिटिकल माना गया है। आपको बता दें कि महागठबंधन में जेडीयू ने 18, आरजेडी ने 25 और कांग्रेस ने 7 सीटों पर इस चरण में उम्मीदवार उतारे हुए हैं। जबकि और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाताओं का। कृति मिश्रा वैशाली से जुड़ी हैं, पटना से शिशिर चौबे हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका रुख करेंगे। और कृति, एक अहम जिले में आप खड़ी हैं। सुबह भी आपने अच्छी तस्वीरें हमें दिखाई। अब तक जो मतदान फीसद अलग अलग इलाकों से सामने आया है, उसने 2010 के रिकॉर्ड शुरुआती जो मतदान फीसद आया वो तोड़ दिए हैं। आप किस तरह की कतारें देख रही हैं, किस तरह का उत्साह देख रही हैं फिलहाल वहां?
जी हाँ प्रीति, देखिए जो पहले और दूसरे फेज में हमने इम्प्रेसिव वोटर टर्नआउट देखा था, कहीं ना कहीं उसको पीछे छोड़ते हुए अभी जो तस्वीरें निकल के आ रही हैं, लग रहा है कि तीसरे चरण में और भी अच्छा वोटर टर्नआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पर सुबह 6:30 बजे से ही लोग कतार में लगना शुरू हो गए थे और अब जबकि 9 बज चुके हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लगातार लोग लाइन में लग रहे हैं, लगातार लोग आते ही चले आ रहे हैं मतदान केंद्र में, फिर वो चाहे बूढ़े हो, महिला हो, जवान हो, युवा वोटर हो, हर तरफ हम देख सकते हैं कि लोगों में जबरदस्त उत्साह है अपने मत का प्रयोग करने के लिए। कहीं ना कहीं इन सारी बातों का श्रेय इलेक्शन कमीशन को भी जाता है कि किस तरह से उसने जो उसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वीप, उसके तहत वोटर्स को एजुकेट किया, मोटिवेट किया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या में आए और लोकतंत्र के इस पर्व में अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। जी प्रीति। बिल्कुल। और कृति, अगर समीकरणों की बात करें, हम जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव के लिए सिर्फ नाक की लड़ाई नहीं है, बल्कि राजनीतिक हाशिए पर जाने से पहले की आखिरी लड़ाई के तौर पर भी इसे माना जा सकता है। दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। हम जानते हैं राबड़ी देवी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हारी, खुद वो चुनाव भी लड़ नहीं पा रहे हैं। किस तरह के राजनीतिक समीकरण आ रहे हैं और कितना अहम मुकाबला इसे आरजेडी के लिए माना जाए? जी हाँ प्रीति, देखिए जब से उनका कन्विक्शन फॉर्डर स्कैम में हुआ है, कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का कहना है कि अब उनके लिए सर्वाइवल क्राइसिस है और अगर वो नीतीश के साथ नहीं आते और ये जो महागठबंधन जो अलायंस बना है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो एक राजनीति है, जो लंबी उनकी सियासत चली आ रही थी, उस पर अंकुश लग सकता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपने दोनों बेटे को पहले हमने देखा किस तरह से उन्होंने मीसा भारती को उतारा था, लेकिन मीसा भारती आगे वो पॉलिटिकल लीनेज नहीं ले जा पाई, वो चुनाव हार गई। तो अब दोनों बेटों को बहुत ही केयरफुली राजनीतिक पंडितों का मानना है कि महुआ और राघोपुर से जहां कास्ट इक्वेशंस को देखते हुए उन्होंने इनको अपने दोनों बेटों को उतारा है। उनकी पॉलिटिकल लाइफ की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। तो आरजेडी के लिए ये जो तीसरा चरण है और खासकर वैशाली बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और अगर मैं 2010 के चुनाव की बात करूं तो सबसे ज्यादा सीट तकरीबन 23 सीट जेडीयू को मिली थी, 20 के करीब बीजेपी को और 7 और 8 पर ही कहीं ना कहीं आरजेडी सिमट कर रह गई थी। तो इस बार अगर वो महागठबंधन में भी अपना दमखम दिखाना चाहती है, तो उस लिहाज से भी आरजेडी के लिए ये जो तीसरा फेज है और खासकर वैशाली जहां उनके दोनों बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। जी बिल्कुल कृति, आप बने रहिए। पटना में रुक करेंगे अपने संवाददाता शिशिर चौबे का। शिशिर, आप बताइए, पटना शहर क्या इस बार ग्रामीण इलाकों को मात देता दिखाई दे रहा है? क्या वहां के वोटर ज्यादा से ज्यादा निकले हैं? दिखाइए और बताइए साथ में हमें। जी प्रीति, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिक्कतें हैं, हम कोशिश करेंगे शिशिर के पास जाने की, लेकिन आपको बता दें जो शुरुआती मत प्रतिशत के आंकड़े आए हैं वो जरूर उत्साहजनक हैं। 2010 में जो इन 6 जिलों में वोटिंग हुई थी, शुरुआती मत प्रतिशत वो उसका रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका है अभी तक। जी शिशिर, अगर आप तक आवाज आ रही है तो हम जानना चाहेंगे आपसे, किस तरह का उत्साह देख रहे हैं पटना में आप? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो पटना में उत्साह है वो भी काफी ज्यादा है और लोग जो हैं धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर आना शुरू हो गए हैं। और जो तादाद है, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा प्रीति कि जो मतदान की समय जो था मतदान का वो 7 बजे का था, लेकिन यहाँ करीब 45 मिनट की देरी से मतदान शुरू हो पाया और लोग काफी नाराज हो रहे थे। जो महिलाएं थी वो नाराज हो रही थी क्योंकि वो बच्चों को घर पे छोड़कर यहाँ आई थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो कतार है वो काफी लंबी हो चुकी है। पुरुषों की कतार यहाँ ज्यादा लंबी दिख रही है और महिलाएं भी खासा तादाद में यहाँ आ रही हैं, वोटिंग कर रही हैं और जा रही हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग से जानकारी मिल पा रही है वो ग्रामीण इलाकों में जो मतदान हुआ है वो उसकी परसेंटेज अभी तक ज्यादा है पटना के मुकाबले। और पटना में अभी तक 5% मतदान हो चुका है। जो 9 बजे तक का जो रिपोर्टिंग आ रही थी कि 5% तक यहाँ मतदान हो चुका है और जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ तकरीबन 6.50 मतदान हुआ है। और कुल मिलाकर कहें तो जो धीरे धीरे समय बढ़ता जाएगा, चूंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी रहता है और लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से आते हैं। और अहम बात मैं ये भी बताना चाहूंगा, चूंकि कीर्ति मौजूद हैं लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज के इलाके में वैशाली जिले में, अभी कुछ देर पहले यहाँ तेजस्वी यादव भी आए थे अपना वोट देने के लिए लालू यादव के परिवार से। और सबसे पहले वो अपना लालू यादव के परिवार से बात करें तो वो आकर अपना मतदान करके यहाँ से गए हैं और उन्हें काफी खुशी भी जाहिर की है कि अपनी जीत को लेकर वो काफी आश्वस्त दिख रहे थे, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। और दूसरी बात, उन्होंने
मतदाताओं से, युवाओं से खासतौर से अपील किया है कि वो मतदान केंद्र पर जाएं और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि इससे अच्छा और सुनहरा मौका लोकतंत्र में और कोई हो ही नहीं सकता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जो मतदाताओं की कतार है और जी, जो जी, मतदाता आ रहे हैं, उससे साफ ये जाहिर होता है कि लोग अपना मतदान करने के प्रति जागरूक हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये जो आंकड़ा है, जो पिछले चुनाव रहे हैं, जो अगर 2010 की बात करें या 2014 लोकसभा की बात करें, तो उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत इस बार देखने को मिलेगा। प्रीति। हाँ शिशिर, आपके पास अभी लौटेंगे और कोशिश करेंगे कि आप वोटरों से भी बात करें। वैशाली चलते हैं कृति के पास। कृति, जाहिर तौर पर युवाओं को भविष्य के तौर पर देखा जाता है और जैसा हम बता रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटे वो भी युवा हैं। युवा क्या सोच रहा है वैशाली का, और जिस तरह का शोर हमने चुनावी रैलियों में सुना, क्या उससे अलग अभी भी बुनियादी मुद्दे ही वैशाली में भी लोगों के जहन में हैं, जो वोट देते वक्त जिनका ख्याल रखते हुए वो वोट देने जा रहे हैं? जी हाँ, देखिए, जातीय समीकरणों को बिहार की राजनीति से अलग किया नहीं जा सकता। और अगर आपको याद हो कि राघोपुर ही वो जगह थी जहां लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि ये चुनाव अगड़ों और पिछड़ों के बीच का चुनाव है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उसका कॉग्निसेंस लेते हुए उनके ऊपर ये भी कहा था कि अगली बार से वो ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण वहीं से जो शुरुआत हुई, तो मिड वे इलेक्शन आते आते जाति पर सारी बात आ गई। महागठबंधन ने पूरी तरह से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की कि किस तरह से मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, उनका स्टेटमेंट आया। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो आरक्षण व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहती है, उसको डाइल्यूट करना चाहती है। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए ने भी लगातार महागठबंधन पर आरोप लगाया और कहा कि जो 5% पिछड़ी जाति का जो आरक्षण है उसको कहीं ना कहीं महागठबंधन खत्म करना चाहता है। तो जातीय समीकरण को लेकर बहुत ज्यादा बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप हमने देखा। लेकिन उससे अलग हटकर अगर मैं युवाओं की बात करूं तो देखिए, युवाओं का जो बेसिक मुद्दा रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। उनका हमेशा यही कहना रहा है, जितना मैं बिहार गई, मैंने जितना लोगों से इंटरैक्ट किया, उन्होंने कहा कि बिहारी जो बाहर काम करने जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको एक ह्यूमिलिएशन होता है कि वो अपना स्टेट छोड़कर जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये था कि किस तरह से, चाहे फिर वो जिसकी भी सरकार बने, वो उनके लिए रोजगार के जो अवसर हैं वो मुहैया कराए। वो बिल्कुल, बुनियादी मुद्दे यानी जहन में है हैं लोगों के, और इसी को ध्यान में रखकर वोट देने जरूर जाएगी जनता आज। बहुत बहुत शुक्रिया कृति आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए वैशाली से, और पटना से शिशिर चौबे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन आज के मतदान और बिहार में चुनाव को लेकर फिलहाल हम बात करेंगे। पटना से फोन लाइन पर मौजूद है नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषज्ञ। नवल किशोर जी, हमने लगातार आपसे बात की। हम जानते हैं 2015 में अलग तरह की प्रयोगशाला बनकर बिहार चुनाव उभरा है। ऐसे में आज के दौर की अहमियत किस तरह से समझते हैं, और क्या सच में अपने विकास की अलग राह तय करने का एक बहुत बड़ा मौका बिहार की जनता के पास है इस बार? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि विकास का अलग मार्ग चुनने का रास्ता अभी बिहार को उपलब्ध है, और फैसला करना है कि उसे विकास चुनना है या कोई दूसरा रास्ता चुनना है जो उसे सामंतवाद या अर्ध सामंतवाद के दौर में ही लगातार रखे। देखिए, यह सही है कि बिहार में जाति प्रथा है, और बिहार में यह जाति प्रथा काफी मजबूत है और इसका प्रभाव राजनीति पर पड़ता है। लेकिन यह कहना गलत होगा कि बिहार में फैसले, राजनीतिक फैसले केवल जाति पर आधारित होते हैं। आप याद करें कि 1977 में जब जेपी ने आंदोलन छेड़ा था, तो उस समय जो मुद्दे उठे थे वे मुद्दे आज भी मौजूद हैं। क्या मुद्दे थे? महंगाई का मुद्दा उन्होंने उठाया था। हाँ। दूसरा मुद्दा रोजगार का था, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था। उन्होंने तीसरा मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, और चौथा मुद्दा था शिक्षा में आमूल परिवर्तन का। और आपने देखा कि वह आंदोलन पूरे देश में विकसित हुआ और उसने तत्कालीन जो सत्ता यानी फिर से कुछ एक इसी तरह का मौका है बिहार की जनता इन चुनाव के जरिए अपने राज्य के लिए एक दिशा तय करने जा रही है। किस दिशा में बिहार आगे बढ़ेगा, बहुत बड़ी ताकत वोटरों के पास। ज्यादा से ज्यादा लोग निकले, वोट दे, इसकी अपील हम भी कर रहे हैं। नवल किशोर जी, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और
और कुछ और अहम खबरों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की रतलाम और आंध्र प्रदेश की वारंगल लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा विधानसभा की 5 सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी होनी है। इन सभी सीटों पर 4 नवंबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकते हैं। वोटिंग 21 नवंबर को और मतगणना का काम 24 नवंबर को होगा। जिन 5 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं उनमें मध्य प्रदेश की देवास सीट के अलावा मणिपुर की 2 सीटें और मिजोरम और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है। बीजेपी नेता दिलीप सिंह भूरिया के निधन की वजह से रतलाम लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव होना है। भारत जिस सच को दुनिया को बताता रहा है उसे अब पाकिस्तान ने कबूल किया है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी चैनल दुनिया न्यूज को दिए साक्षात्कार में माना कि पाकिस्तान आतंकवादियों को धन और ट्रेनिंग देकर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैला रहा है। 25 अक्टूबर के इस इंटरव्यू का वीडियो मंगलवार को सामने आया है। पाकिस्तान सालों से कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। इसके बावजूद वो इसे नकारता भी रहा है। पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने अब खुद ही इस झूठ से पर्दा उठाया है। परवेज मुशर्रफ ने माना कि पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए 1990 के दशक में लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों को समर्थन और प्रशिक्षण दिया। देखिए, वहाँ एक फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुई कश्मीर में, 1990 में शुरू हुई। वो उनको मारा गया बुरी तरह से, इंडियन आर्मी ने मारा। वो भागकर पाकिस्तान आ गए। अब पाकिस्तान में फिर उनको हीरोज रिसेप्शन दी गई, उनकी बिल्कुल ट्रेनिंग भी होती थी और हम उनके सपोर्ट में थे। यहाँ फिर ये लश्कर-ए-तैयबा वगैरह बनी, बहुत सी 10-12 और भी बनी। वो हमारे हीरो थे जी। पूर्व सेना प्रमुख मुशर्रफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अपने हितों के लिए भारत और अफगानिस्तान में आतंकवाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने माना कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन, ऐमान अल जवाहिरी, जलालुद्दीन हक्कानी को अफगानिस्तान में प्रभाव जमाने के लिए इस्तेमाल किया। यही नहीं, मुशर्रफ ने ओसामा, जवाहिरी, हक्कानी, हाफिज सईद को पाकिस्तान का हीरो बताया। हम मुजाहिदीन लाए पूरी दुनिया से, हमने तालिबान को ट्रेन किया, उन्हें वेपन्स दिए, उनको अंदर भेजा। वो हमारे हीरो थे। ठीक है। ये जो हक्कानी है, हीरो है हमारा जी। ठीक है, 80s का हीरो है। बिल्कुल है। ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो था। CIA का भी था शायद। यस, ये जवाहिरी हमारा हीरो था। इससे पहले पाकिस्तान के पूर्व रक्षा मंत्री चौधरी अहमद मुख्तार ने भी कहा था कि ओसामा पाकिस्तान का मेहमान था और शीर्ष नेतृत्व को इसकी पूरी जानकारी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच भारत ने पाकिस्तान को गुप्त गतिविधियां संचालित नहीं करने की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जिहादी आतंकवाद को दक्षिण एशिया के देशों के लिए समान खतरा बताया और इस मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान की रणनीति को अदूरदर्शी करार दिया है। डोभाल ने इंश्योरिंग पीस इन साउथ एशिया, रोल ऑफ इंडिया विषय पर पहले नागेंद्र सिंह स्मृति व्याख्यान में मंगलवार को ये बात कही। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों के सुरक्षा खतरे आंतरिक हैं। डोभाल ने कहा कि ये एक समान खतरा है जिस पर ज्यादा सहयोग हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान इसका केंद्र बन गए हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि पाकिस्तान समस्या का हिस्सा है, इसलिए ये समाधान का हिस्सा नहीं हो सकता। भारत ने जम्मू कश्मीर में सीमा पार से होने वाले संघर्ष विराम उल्लंघन और गोलीबारी पर पाकिस्तान के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हाल में बढ़ी गोलीबारी के बाद बीएसएफ और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच कल आरएसपुरा में फ्लैग मीटिंग हुई। सेक्टर कमांडर लेवल की इस बातचीत में बीएसएफ ने पाकिस्तान से साफ साफ कहा कि वो आतंकियों की घुसपैठ और फायरिंग को बंद करे। बीएसएफ के मुताबिक कमांडर्स के बीच हुई फ्लैग मीटिंग काफी पॉजिटिव रही। पाकिस्तान ने भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग न करने और नियमों का पालन किए जाने का वादा किया है। दरअसल बीते 1 महीने की खामोशी के बाद पाकिस्तान पिछले 4 दिन से लगातार बॉर्डर एरिया में सीज फायर उल्लंघन कर रहा है। जम्मू कश्मीर के सांबा, कठुआ में पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों और बीएसएफ चौकियों को निशाना बनाया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि कई जख्मी हुए। स्थानीय लोगों के पलायन के बीच बीएसएफ ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। We have told them that last time during DG level talk, you have assured us that there will be no firing on the border, especially the heavy mortar firing, and you have straight away started with the mortar shelling, which is against the established norms which you have given us to in writing.
it appears that they will now follow the rules. Let us see how long. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि छोटा राजन की तरह अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को वापस लाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। रिजिजू ने कहा कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि दाऊद पाकिस्तानी संरक्षण में रह रहा है। उन्होंने बताया कि इंडोनेशिया के बाली में गिरफ्तार अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें जारी हैं और इसके लिए भारत और इंडोनेशिया कानून के प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच भले ही प्रत्यर्पण संधि नहीं है, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से राजन को भारत लाने में दिक्कत नहीं होगी। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम विशेष विमान से छोटा राजन को वापस लाने के लिए इंडोनेशिया जाने की तैयारी कर रही है। कभी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी रहे छोटा राजन की कई अपराधों में भारत सरकार को तलाश थी। छोटा राजन को ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसियों की चेतावनी के बाद इंडोनेशिया पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। छोटा राजन की गिरफ्तारी में मदद के बाद भारत ने अब आतंकी संगठन आईएस के खतरे से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया की मदद मांगी है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की कल दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के अटॉर्नी जनरल जॉर्ज ब्रॉन्डिस से मुलाकात हुई। इसमें भारत ने आईएस में शामिल होकर इराक और सीरिया से लौटे मुंबई के युवक आरिफ मजीद के मामले में मदद मांगी है। आरिफ को खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था और याहू मेल पर उसकी साइबर गतिविधियों का पता चला था। अब क्योंकि याहू का सर्वर ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सरकार से ईमेल, चैटिंग के बारे में जानकारी की दरकार है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के युवक भी काफी संख्या में हाल में आईएस में शामिल हुए हैं, जिसे लेकर भारत और ऑस्ट्रेलिया खुफिया सहयोग बढ़ाने के इच्छुक भी हैं। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। हैदराबाद हाउस में होने वाली मुलाकात में प्रधानमंत्री जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा, स्वाजिलैंड किंग मस्वाती थर्ड, नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी और घाना के राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा से द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत भी होगी। इस दौरान सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा परिषद सुधारों पर बातचीत होने की उम्मीद है। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद पर भी बातचीत हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम के वक्त अफ्रीकी नेताओं के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज भारत अफ्रीका व्यापार फोरम का उद्घाटन करेंगी। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और आतंकवाद से निपटने की रणनीति पर चर्चा हुई। अफ्रीकी देशों ने विकास के मुद्दे पर भारत से अपनी भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया। भारत ने जलवायु परिवर्तन और विश्व व्यापार संगठन के मसलों पर भी अफ्रीका के देशों से मिलकर काम करने की पेशकश की है। भारत और अफ्रीका के बीच गुरुवार को मुख्य सम्मेलन होगा और एक साझा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और जिम्बाब्वे के विदेश मंत्री सिम्बरासे मुम्बांगेवी ने की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की पुरजोर पैरवी की और इसके लिए अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। India and Africa can no longer be excluded from their rightful place of the permanent membership of the UN Security Council. How can we expect legitimacy from a governance structure that excludes the entire African continent and a country which represents 1/6 of humanity? विदेश मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी अफ्रीकी देशों के समर्थन का प्रस्ताव रखा। सुषमा स्वराज ने खासतौर पर सीमा पर आतंकवाद और अंदरूनी मामलों में बाहरी दखल का विरोध करने की अपील की। We must step up our cooperation through intelligence exchange, training and other measures to counter this menace. We also hope that the international community will cooperate with urgency to adopt the Comprehensive Convention against International Terrorism. अफ्रीकी देशों ने विकास के लिए भारत के साथ सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। खासकर मानव संसाधन के विकास, लघु और मध्यम उद्योगों में वो भारत में सक्रिय भूमिका चाहते हैं। The MSME's share in economic activities continue to grow steadily. In many of our countries, more than 70% of employment is generated through this sector. विदेश मंत्रियों की बैठक में मुख्य सम्मेलन में पारित करने के लिए 2 दस्तावेजों पर भी चर्चा की गई। इसमें एक वैश्विक मामलों पर सहयोग के लिए राजनीतिक दस्तावेज है और दूसरा आपसी विकास के लिए मिलकर काम करने के लिए रणनीतिक दस्तावेज।
हालांकि इस पर थोड़े मतभेद हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कई अफ्रीकी देशों के विदेश मंत्रियों के साथ अलग से मुलाकात कर इन मसलों पर सहमति बनाने की कोशिश की। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच मुख्य सम्मेलन गुरुवार को होगा। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और राज्यसभा टीवी तीसरे भारत अफ्रीका सम्मेलन का विशेष कवरेज कर रहा है। भारत और अफ्रीका के संबंधों पर आप 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे तक इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। इंसानियत की विरासत सदियों पुरानी गांधी ने जानी, मंडेला ने पहचानी, दुनिया ने देखी नई कहानी। I consider Pan-African E-Network program is a good example of fulfilling the international social responsibility. सिर्फ राज्यसभा टीवी पर भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015 23 से 30 अक्टूबर तक शाम 5 से 6 बजे। कुछ और अहम खबरें। आयकर से जुड़े नियमों को सरल बनाया जाएगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. ईश्वर की अगुवाई में 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति अगले साल 31 जनवरी तक शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी। समिति में सरकारी और निजी क्षेत्र के कई विशेषज्ञ शामिल हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह जानकारी दी। जेटली ने कल आयकर विभाग की सेवाओं में सुधार की 2 पहलों ई सहयोग और पैन कैंप की शुरुआत की है। ई सहयोग के जरिए आयकरदाताओं को उनके ईमेल पर नोटिस भेजा जाएगा। अब करदाताओं को छोटे छोटे मामलों को लेकर आयकर कार्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। पैन कैंप का मकसद पैन रखने वाले लोगों का दायरा बढ़ाना है। इसके लिए देश भर में पैन कैंप लगाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि जीएसटी से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक सरकार की प्राथमिकता है और शीतकालीन सत्र में इसे पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा दिवालिया घोषित होने या किए जाने से जुड़ा कानून भी दूसरी प्राथमिकता के तौर पर संसद से पारित कराने की कोशिश होगी। कल मुंबई में कार्यक्रम के दौरान जयंत सिन्हा ने कहा कि यूपीए सरकार के दौर में लाए गए जीएसटी कानून का कांग्रेस महज राजनीतिक फायदे के लिए विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, लेकिन जीएसटी को पारित कराने के लिए कांग्रेस से बातचीत जारी है। दरअसल बीते मॉनसून सत्र में कांग्रेस के तीखे विरोध की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई थी और जीएसटी पर कांग्रेस की आपत्ति के कारण इसे पारित कराने की मंशा भी कामयाब नहीं हुई थी। देश के 12 राज्यों में दालों की जमाखोरी के खिलाफ अभियान में अब तक 82,000 टन से ज्यादा दालें जब्त की जा चुकी हैं। सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक अलग अलग राज्यों में 8,400 के करीब छापे मारे गए। राज्य सरकार ने खुदरा बाजारों में जब्त दाल उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। नेपाल में आज राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। इसके लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल ने विद्या देवी भंडारी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि नेपाली कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोल बहादुर गुरुङ और नेपाल वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी की तरफ से नारायण महाराजन उम्मीदवार हैं। मतदान से पहले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। राजनीतिक दलों में कल सर्वसम्मति न बनने के बाद बड़ी पार्टियों ने राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला किया। नेपाल में नए संविधान के मुताबिक संसद की पहली बैठक 1 महीने के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना जरूरी है। नए राष्ट्रपति मौजूदा राष्ट्रपति रामवरण यादव की जगह लेंगे। नेपाल में गणतंत्र घोषित होने के बाद रामवरण यादव 2008 में पहले राष्ट्रपति चुने गए थे। और अब खबर धरती के अलावा दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यान कैसिनी ने शनि ग्रह की तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें शनि के बर्फीले चंद्रमा एनसेलादूस की हैं। कैसिनी अंतरिक्ष यान ने इससे पहले अप्रैल में एनसेलादूस की सतह पर समंदर की तस्वीरें भेजी थी। नासा की इस खोज ने शनि के इस चंद्रमा पर वैज्ञानिक जगत की रुचि काफी बढ़ा रखी है। अंतरिक्ष यान कैसिनी शनि ग्रह पर जुलाई 2004 में पहुंचा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 50 सीटों पर 808 प्रत्याशी। इस दौर में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार।
भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन का तीसरा दिन 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के प्रमुखों से मिलेंगे प्रधानमंत्री। सुषमा स्वराज करेंगी भारत अफ्रीका व्यापार फोरम का उद्घाटन। गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, छोटा राजन की तरह दाऊद इब्राहिम को भी लाएंगे भारत। आईएस के खतरों से निपटने के लिए ऑस्ट्रेलिया करेगा सहयोग। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने माना, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के लिए पाकिस्तान ने दी ट्रेनिंग। ओसामा, जवाहिरी, हक्कानी, हाफिज सईद को बताया हीरो। नेपाल में राष्ट्रपति पद का चुनाव आज, 3 उम्मीदवारों में मुकाबला। सत्तारूढ़ सीपीएन यूएमएल से विद्यादेवी भंडारी और नेपाली कांग्रेस से कुल बहादुर गुरुंग मैदान में।